अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तबस्सुम शाहीन, लेक्चरर इन इकनॉमिक्स, गिरिराज गवर्नमेंट कॉलेज निज़ामाबाद। इस क्लास में हम माशी तरक्की के नज़रियात का जायज़ा लेंगे। यूँ तो माशी तरक्की के ताल्लुक़ से मुख्तलिफ़ माहिरीन ने मुख्तलिफ़ नज़रियात पेश किए हैं, लेकिन यहाँ हम दोनों का ज़िक्र करते हैं। नंबर 1 है कार्ल मार्क्स का नज़रिया तरक्की और दूसरे शेम्पेटर का नज़रिया तरक्की। आइए देखते हैं कार्ल मार्क्स ने माशी तरक्की के ताल्लुक़ से अपने किन ख़यालात का इजहार किया। तो सबसे पहले हम कार्ल मार्क्स के नज़रिए का जायज़ा लेंगे। कार्ल मार्क्स के नज़रिए के मुताबिक तारीफ़ से ये ज़ाहिर करती है कि किसी भी मुल्क या समाज में मुख्तलिफ़ तबक़ों के दरमियान माशी झगड़े रहते हैं। इसकी वजह ये होती है कि आजिर या सरमायादार और मज़दूर के दरमियान गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। मार्क्स के मुताबिक हर समाज में अमीर और गरीब दो तबक़े पाए जाते हैं। अमीर तबक़ा यानी सरमायादार तबक़ा होता है और दूसरा मज़दूर तबक़ा होता है। और ये भी कार्ल मार्क्स का ख़याल है कि सरमायादार तबक़ा हमेशा मज़दूर तबक़े का इस्तेहसाल करता है और अपने नफ़े में इजाफ़ा करना चाहता है। इसके बरख़िलाफ़ मज़दूर तबक़ा अपनी मेहनत के मुताबिक उजरत हासिल करना चाहता है। इस तरह सरमायादार और मज़दूरों के मुफादात के दरमियान तसादुम होता है। तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने समाज में हमेशा दो किस्म के तबक़ात की मौजूदगी का इज़हार किया है। एक अमीर, दूसरे गरीब, एक सरमायादार, दूसरे मज़दूर, एक बादशाह, दूसरे अवाम। तो इस तरह तारीख़ गवाह है कि समाज में हमेशा दोनों किस्म के तबक़ात पाए गए हैं और इन तबक़ात के दरमियान हमेशा तसादुम रहा है। ख़ास तौर पर मज़दूर और सरमायादार के दरमियान तसादुम चलता रहता है। तो कार्ल मार्क्स ने अपने इस नज़रिए को पेश करने के लिए मुख्तलिफ़ तरह से यानी मुख्तलिफ़ इसका ख़यालात इसने पेश किया है। तो सबसे पहले इसने फ़ाज़िल ख़दर का नज़रिया पेश किया, सरप्लस वैल्यू। मार्क्स के मुताबिक सरमायादारा निज़ाम मैशियत में सरमायादार और मज़दूरों के दरमियान तसादुम की अहम वजह फ़ाज़िल ख़दर होती है। यानी मज़दूर और सरमायादार के दरमियान जो तसादुम पाया जाता है उसकी अहम वजह फ़ाज़िल ख़दर होती है। सरमायादार मज़दूरों से ज़्यादा काम लेता है और कम उजरत अदा करता है। यानी फ़ाज़िल ख़दर क्या है? सरमायादार ज़ायद काम करते हैं और उन्हें कम उजरत दी जाती है और वो उनकी मेहनत की जो ज़्यादा ली जाती है उससे जो नफ़ा हासिल होता है वो सरमायादार अपनी जेब में रख लेता है। यानी सरमायादार और मज़दूरों से हमेशा दोनों में फ़र्क पाया जाता है। ख़यालात के एतबार से दोनों के ख़यालात मिलना और सरमायादार मज़दूरों के मुफाद के बारे में सोचना ये बहुत मुश्किल अमर है। मार्क्स के ख़याल के मुताबिक सरमायादार मज़दूर से ज़्यादा काम लेता है और कम उजरत अदा करता है, जिसके नतीजे में सरमायादार के नफ़े में इजाफ़ा होता है। मसलन एक मज़दूर 10 घंटे काम कर रहा है और इसको 6 घंटे काम की मसावी उजरत दी जा रही है। बकिया 4 घंटे काम की उजरत नफ़े की शक्ल में सरमायादार को हासिल होती है। इसी को मार्क्स ने फ़ाज़िल ख़दर का नाम दिया है, सरप्लस वैल्यू का नाम दिया है। यानी मज़दूर की मेहनत का ऐसा हिस्सा है जिसके लिए इसको कोई उजरत नहीं दी जाती। यानी मज़दूर जो ज़ायद काम करता है उससे जो नफ़ा हासिल होता है वो सरमायादार अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट, सरमायाकारी या इज्तिमाई असल, कैपिटल अकुमुलेशन। मार्क्स के मुताबिक फ़ाज़िल ख़दर से सरमायाकारी की जाती है। सरमायादार का मकसद फ़ाज़िल ख़दर में इजाफ़ा करना होता है। इस मकसद के लिए वो 3 तरीक़े इस्तेमाल करता है। पहला तरीक़ा है मज़दूर के काम के औक़ात में इजाफ़ा करता है। यानी फ़ाज़िल ख़दर जमा करने के लिए सरमायादार मज़दूर से ज़्यादा काम लेता है। दूसरे, मज़दूर के उजरत में कमी करता है। यानी मज़दूर की उजरत में कमी करके ज़ायद रकम फ़ाज़िल ख़दर की सूरत में अपने पास जमा कर लेता है। तीसरा, मज़दूर की पैदावारी सलाहियत में इजाफ़ा करता है ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल हो सके और नफ़ा भी ज़्यादा हासिल हो सके। मार्क्स का ख़याल है कि काम के औक़ात में इजाफ़ा करना या मज़दूरों की उजरत में कमी करना मुश्किल है। फ़ाज़िल ख़दर में इजाफ़े के लिए सरमायादार तीसरा तरीक़ा इख्तियार करता है, यानी मज़दूर की पैदावारी सलाहियत में इजाफ़ा करने के लिए मशीनरी व आलात इस्तेमाल करता है। इस तरह फ़ाज़िल ख़दर में इजाफ़ा करके इसको इज्तिमाई असल के लिए इस्तेमाल करता है। यानी आजिर का मकसद इज्तिमाई असल में इजाफ़ा करना होता है। सरमाए को 2 हिस्सों में तक़सीम किया जाता है। यानी सरमाया 2 किस्म का होता है, एक मुस्तक़िल असल जिसको हम कांस्टेंट कैपिटल और उसको C से ज़ाहिर किया जाता है।
नंबर 2 मुतग़य्यर असल, इसको हम वेरिएबल कैपिटल कहते हैं और उसको हम वी से ज़ाहिर करते हैं। फाजिल ख़दर को एस के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है। किसी शय की पैदावार की जुमला ख़दर को डब्ल्यू से ज़ाहिर किया जाता है। तो इस तरह इक्वेशन हुई डब्ल्यू मसावी है सी प्लस वी प्लस एस, यानी डब्ल्यू इज इक्वल टू सी प्लस वी प्लस एस। सी यानी मुस्तक़िल असल और वी यानी मुतग़य्यर असल और एस सरप्लस फाजिल क़दर। डब्ल्यू पैदावार की जुमला ख़दर को कहा जाता है। तो पैदावार की जुमला ख़दर में ये तीनों चीज़ें आ जाती है, एक मुस्तक़िल असल, दूसरे मुतग़य्यर असल और दूसरे जो है सो सरप्लस वैल्यू फाजिल क़दर। ये तीनों मजमूई पैदावार या जुमला पैदावार की क़दर कहलाती है। मार्क्स ने किसी मैशियत की मजमूई पैदावार को दो हिस्सों में तकसीम किया है। नंबर 1 अशियाए असल की पैदावार, अशियाए सर्फ की पैदावार। यानी मैशियत में हमेशा दोनों किस्म की अशिया तैयार की जाती है, एक तो है अशियाए असल और दूसरे अशियाए सर्फ। दोनों इस तरह की अशिया को हर मैशियत में तैयार किया जाता है, पैदा किया जाता है। अशियाए असल की पैदावार की क़दर W1 इज़ इक्वल टू C1 प्लस V1 प्लस S1 और अशियाए सर्फ की पैदावार की क़दर W2 इज़ इक्वल टू C2 प्लस V2 प्लस S2। W इज़ इक्वल टू C प्लस V प्लस S, यानी फिर मजमूई पैदावार की क़दर हुई C प्लस V प्लस S, यानी मुतग़य्यर असल जमा मुस्तक़िल असल जमा और फाजिल क़दर। मुस्तक़िल असल और मुतग़य्यर असल का तनासुब यानी C बाई V को ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल कहते हैं, OCC भी कहा जाता है इसको, या नफ़ा और उजरत का तनासुब भी कहते हैं। इसी को कार्ल मार्क्स ने शरह इस्तेहसाल रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन का नाम दिया है। सरमायादार मज़दूरों की पैदावारी सलाहियत में इजाफ़ा करने के लिए मशीनरी और आलात का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी मज़दूरों के बजाय मशीनरी और आलात से काम लिया जाता है। इसके नतीजे में मैशियत में बेरोज़गारी में इजाफ़ा होता है। इसी को मार्क्स ने इंडस्ट्रियल रिज़र्व आर्मी ऑफ लेबर का नाम दिया है। जिस तरह बेरोज़गारी में इजाफ़ा होता है, आजिर मज़दूरों का इस्तेहसाल करता है, वो मज़दूरों की उजरत में कमी कर देता है। यानी बेरोज़गारी में इजाफ़ा होता है तो आजिर क्या करता है, मज़दूरों का इस्तेहसाल करता है और उजरत में कमी कर देता है और रोज़गार में इजाफ़ा करने की कोशिश करता है। इस तरह जो इस्तेहसाल है वो मज़दूरों की मेहनत से सरमायादार को नफ़ा हासिल होता है, उसी का नाम इस्तेहसाल कहा है। यानी मेहनत मज़दूर करते हैं और नफ़े के हक़दार सरमायादार होते हैं। शक्ल के ज़रिए हम मार्क्स के नज़रिए की मज़ीद तशरीह इस तरह कर सकते हैं। OX महवर पर मज़दूरों की तादाद और OY महवर पर शरह उजरत को बताया गया है। SS मज़दूरों की रसद और DD मज़दूरों की तलब को ज़ाहिर करने वाले खतूत हैं। OW शरह उजरत पर बेरोज़गार अफराद की तादाद L1 या RA के ज़रिए बताई गई है। सरमायादार मशीनरी और आलात इस्तेमाल करने की वजह से मज़दूरों की तादाद घटती है और उजरत OW से घटकर OM हो जाती है। OW से घटकर OM हो जाती है, यानी उजरत घट जाती है जब मज़दूरों की तादाद बढ़ जाती है और उसके साथ साथ जब मशीनरी व आलात का इस्तेमाल होता है तब भी मज़दूरों की तादाद घटती है और उजरत को कम कर दिया जाता है। मार्क्स का ख्याल है कि जब आजिर मज़दूरों की जगह मशीनरी व आलात इस्तेमाल करता है तो बेरोज़गारी बढ़ जाती है और अशिया की तलब में कमी हो जाती है, आजिर के नफ़े में कमी हो जाती है। इस तरह मैशियत बहरान के तरफ बढ़ती चली जाती है, मैशियत बहरान की तरफ बढ़ती चली जाती है। तो इस तरह मज़दूरों का जो इस्तेहसाल किया जाता है वो कार्ल मार्क्स उसको सरमायादारी निज़ाम के ख़ात्मे से ताबीर करता है। यानी जब जुल्म की इंतहा हो जाती है तब सरमायादार जो है सो खुद ब खुद इनके नफ़े को कम कर देते हैं और उनका ख़ात्मा हो जाता है। तो इस तरह अशिया की तलब में कमी हो जाती है और आजिर के नफ़े में भी कमी हो जाती है। क्यों कमी होती है अशिया की तलब में? जब बेरोज़गारी
बढ़ जाती है तो अशिया की तलब में कमी होती है और आजिर के नफ़े में कमी हो जाती है। इस तरह मईशियत बहरान की तरफ बढ़ जाती है, यानी तलब में कमी, अशिया की पैदावार में कमी, बेरोज़गारी में इजाफ़ा, क़ुव्वत ख़रीदी में भी कमी हो जाती है। इसलिए एक मरहले में आजिर इज्तिमाई असल इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि मज़दूरों के उजरतों में कमी के नतीजे में इसके नफ़े में इजाफ़ा होता है। इस तरह मईशियत फिर तरक्की के रास्ते पर आ जाती है। फिर आजिर अपने नफ़े में इजाफ़े के लिए मशीनरी और आलात इस्तेमाल करता है। इस तरह ये हालात दोहराए जाते हैं। ये हालात बार बार दोहराए जाते हैं, यानी तरक्की के बाद ज़वाल और ज़वाल के बाद तरक्की रहती है। एक मरहले में बेरोज़गार तालीम याफ्ता अफराद मुत्तहिद होकर सरमायादारों के ख़िलाफ़ साजिश करते हैं, जिसके नतीजे में सरमायादाराना निज़ाम का ख़ात्मा हो जाता है, यानी सरमायादारी निज़ाम अपनी मौत आप खुद मर जाता है और इश्तराकी निज़ाम में मईशियत वजूद में आ जाती है। मईशियत की गरीबी और बेरोज़गारी के मसाइल हल हो जाते हैं। तो इस तरह सरमायादारी निज़ाम का ख़ात्मा हो जाता है। सरमायादारों की ज़ायद मुनाफा कमाने की नीयत, मज़दूरों के इस्तेहसाल की नीयत सरमायादारी निज़ाम का ख़ात्मे का सबब बनती है। इस तरह मार्क्स का जो नज़रिया पेश किया गया है वो तरक्की पज़ीर मईशियत पर किस तरह सादिक़ आता है, यानी तरक्की पज़ीर मईशियतों के लिए किस तरह इसका नज़रिया मौज़ू साबित होता है, वो देखेंगे। मार्क्स का नज़रिया तरक्की पज़ीर ममालिक के लिए रास्त तौर पर मुनासिब नहीं रखता, यानी मुनासिबत ही नहीं रखता। तरक्की पज़ीर मईशियत के जो नज़रियात यानी हालात होते हैं उस पर यह सादिक़ नहीं आता, क्योंकि ये नज़रिया मगरिबी दुनिया में सरमायादाराना निज़ाम की तरक्की से ताल्लुक़ रखता है। मार्क्स के नज़रिए में आबादी में इजाफ़े को नज़रअंदाज किया गया है, ये इसके नज़रिए की एक बड़ी ख़ामी है। लेकिन इसके बावजूद मार्क्स के नज़रिए के तंद अज्ज़ा या मुतग़य्यर तरक्की पज़ीर ममालिक में भी देखे जा सकते हैं। तरक्की पज़ीर ममालिक में उजरतें कम रहती हैं, नफ़े में ज़्यादती रहती है। इसके अलावा बेरोज़गारी का मसला भी पाया जाता है। गुर्बत आम रहने के बावजूद समाज गरीब और अमीर दो तबक़ों में तक़सीम हो जाता है। तरक्की पज़ीर ममालिक में भी माशी नमू यानी माशी मनसूबाबंदी के लिए माशी मनसूबाबंदी का रिवाज पाया जाता है। हिंदुस्तान, मिस्र, बर्मा जैसे तरक्की पज़ीर ममालिक में मनसूबाबंदी के दौरान कार्ल मार्क्स के नज़रिए को अहमियत दी गई है। तो ये था कार्ल मार्क्स का नज़रिए तरक्की, यानी तरक्की पज़ीर मईशियतों के लिए कार्ल मार्क्स के क्या नज़रियात हैं, क्या ख़यालात हैं, और इसके साथ साथ माशी तरक्की के लिए कार्ल मार्क्स के ख़यालात का हमने अभी जायज़ा लिया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा नज़रिया है माशी तरक्की का शेम्पेटर का नज़रिया, शेम्पेटर्स थ्योरी। जोसेफ एलियोस शेम्पेटर ने 1911 में जर्मन ज़बान में माशी तरक्की के नज़रिए को थ्योरी ऑफ इकनॉमिक डेवलपमेंट किताब में पेश किया और 1934 में अंग्रेज़ी ज़बान में ये किताब शाये की। शेम्पेटर के नज़रिए के चंद मफरूज़ियात हैं। नंबर 1, मैशियत में साकित तवाज़ुन पाया जाता है, यानी तवाज़ुन कैसा होता है, हालत सुकून कैसी होती है, साकित होती है, जमूद पाया जाता है। नंबर 2, मुकम्मिल मुकाबला बाज़ार पाया जाता है, यानी मैशियत में मुकम्मिल मसाबिक़त पाई जाती है। नंबर 3, इख्तिराकार की हैसियत एक आजिर की होती है, यानी आजिर इख्तिरा का ज़िम्मेदार होता है, यानी नई नई चीज़ें ईजाद करना आजिर का काम होता है। नंबर 4, माशी तरक्की सिर्फ दाखिली अनासिर पर मुनहसर होती है, यानी अंदरूनी यानी मुल्क के अंदर जो अवामिल होते हैं वही माशी तरक्की के ज़िम्मेदार होते हैं। तो ये थे शेम्पेटर के नज़रिए के मफरूज़ियात। आइए देखते हैं शेम्पेटर का नज़रिया क्या है। शेम्पेटर के मुताबिक मैशियत में साकित तवाज़ुन और मुकम्मिल मुकाबला पाया जाता है। ऐसी साकित हालत में मुकम्मिल मुकाबला का तवाज़ुन रहता है, जिसमें नफ़ा, शरह, सूद, बचत, सरमायाकारी और गैर इरादी बेरोज़गारी भी पाई जाती है। तवाज़ुन की ऐसी हालत को शेम्पेटर ने दायरी बहाव, सर्कुलर फ़्लो का नाम दिया, जो हर साल इस तरह दोहराया जाता है। जिस तरह जानदारों में खून का बहाव होता है, दायरी बहाव हर साल एक ही किस्म की अशिया की पैदावार की जाती है और हर एक रसद के लिए जवाबी तलब होती है, यानी जिस्म में जिस तरह खून बहता है, सर्कुलेट करता है, उसी तरह ये दायरी बहाव भी इसके चक्करदार तरीक़े से साल ब साल ये अमल दोहराया जाता है। इस नज़रिए के मुताबिक माशी तरक्की इस वक्त होती है जब इख्तिरा के ज़रिए नए नए अशिया की पैदावार की जाती है और दायरी बहाव में तब्दीली होती है। अब देखते हैं इख्तिरा।
शेम्पेटर ने अपने नज़रिए में इख्तिरा को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। इख्तिरा यानी इनोवेशन, इख्तिरा करने के इख्तिराआत के लिए हस्ब ज़ैल अनासिर शामिल रहते हैं। नंबर 1, नई शय का ईजाद करना, यानी नई शय का ईजाद करना इख्तिरा में शामिल किया जाता है। नंबर 2, नए तरीक़े पैदावार तलाश करना, यानी पैदावार के लिए नए नए तरीक़े तलाश करना चाहिए। उसके साथ साथ नई मार्केट की ईजाद, यानी नई नई मार्केटें भी तलाश करना होता है। तो इस तरह इख्तिरा इनोवेशन के लिए 3 अहम अनासिर शामिल रहते हैं। नंबर 1 है नई शय की ईजाद, नंबर 2 नए तरीक़े पैदावार, नंबर 3 नए मार्केट का ईजाद करना। नेक्स्ट, उसके साथ साथ खाम माल की रसद या नीम सनती अशिया की रसद के ज़राए की खोज भी शेम्पेटर के मुताबिक इख्तिराकार की हैसियत एक आजिर की होती है। यानी नए नए खाम माल की रसद की खोज करना, ये तमाम जो चीज़ें, ये तमाम जो जिम्मेदारियां हैं, शेम्पेटर आजिर के सर डालता है। यानी आजिर की ज़िम्मेदारी होती है कि वो इख्तिराकार बन जाए। सरमायाकार की हैसियत यहाँ पर इख्तिराकार की हैसियत होती है। आजिर सिर्फ मामूली इंतज़ामी सलाहियत ही नहीं रखता, बल्कि किसी नई चीज़ को ईजाद करता है। वो फ़ंड फराहम नहीं करता, बल्कि इसके इस्तेमाल की हिदायत देता है। आजिर को अपने फ़राइज़ अंजाम देने के लिए 2 अनासिर की ज़रूरत होती है। नंबर 1 फ़नी मालूमात, नंबर 2 ख़र्च की फराहमी। यानी आजिर अपने फ़राइज़ को अंजाम देने के लिए दोनों अनासिर पर मुनहसिर होता है। नंबर 1 फ़नी मालूमात और नंबर 2 ख़र्च की फराहमी। मैशियत में नफ़े का क्या रोल होता है? नफ़े का रोल, एक आजिर नफ़ा कमाने के लिए इख्तिरा करता है। नफ़ा जुमला आमदनी और जुमला अखराजात के माबैन फ़र्क को कहा जाता है। यानी जुमला आमदनी में से जुमला अखराजात को मिन्हा कर दिया जाता है तो हमको नफ़ा हासिल होता है। शेम्पेटर के मुताबिक मुकम्मल मुकाबले के तवाज़ुन हालत में हर शय की कीमत इसके लागत के मसावी होती है, यानी नफ़ा नहीं रहता। इख्तिरा के नतीजे में हरकियाती तब्दीली की वजह से नफ़ा वजूद में आता है और नफ़ा इस वक्त हासिल होता है जब इख्तिरा आम हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं दायरी बहाव में तब्दीली। दायरी बहाव में तब्दीली कैसे आती है? इस नज़रिए के मुताबिक आजिर नफ़ा कमाने के लिए नई अशिया का ईजाद करने की वजह से दायरी बहाव में तब्दीली आती है। यानी नई अशिया ईजाद करने से ये दायरी बहाव में तब्दीली आती है, जो सर्कुलर फ़्लो का इसने नाम दिया है। दायरी बहाव को तोड़ने के लिए इख्तिराकार बैंक क़र्ज़ हासिल करता है। चूँकि इख्तिरा में सरमायाकारी से ख़तरा रहता है, लिहाजा बैंक क़र्ज़ पर सूद अदा किया जाता है, इंटरेस्ट अदा किया जाता है। जब इख्तिरा कामयाब और नफ़ा बख्श होती है तो दीगर आजिरीन इसकी तख्लीद करते हैं। एक मैदान में इख्तिरा से दीगर मैदानों में इख्तिरा की तरगीब होती है। यानी एक मैदान में अगर कोई नई टेक्निक इस्तेमाल होती है तो उसका असर दूसरे मैदान पर भी पड़ता है, यानी एक सनत से दूसरी सनत। मिसाल के तौर पे मोटर कार की सनत की तरक्की होती है तो पेट्रोलियम, टायर्स, हाईवेज़ वगैरह पर नई सरमायाकारी की तरगीब होती है। यानी मोटर कार ज़्यादा मकदार में अगर तैयार होती है, इसमें इसकी पैदावार में इजाफ़ा होता है तो उसके लिए हालात को भी मौज़ूं किया जाता है। उसी तरह एक सनत की तरक्की दूसरे सनत पर असर छोड़ती है। लेकिन नई इख्तिरा का फैलाव 100% नहीं होता, क्योंकि दूसरी नई इख्तिरा अमल में आ जाती है। यानी एक नई इख्तिरा, एक नई ईजाद आम हो जाती है तो उसके साथ साथ एक और दूसरी उससे आगे नई टेक्निक भी ईजाद होती है। शेम्पेटर का जो नज़रिया है उसको हम शक्ल के ज़रिए इस तरह बताते हैं। वो एक्स महवर पर हम जो है सो माशी तरक्की, यानी महवर जो है वो एक्स महवर पर हम मुद्दत को बताए हैं, यानी माशी तरक्की की मुद्दत को इसमें ज़ाहिर किया गया है। और ओ वाई महवर पर क़र्ज़ के फ़ीसद को बताया गया है, यानी मैशियत की तरक्की के लिए कितना क़र्ज़ लिया जाता है, जिसको हम इनकम या आमदनी से भी ज़ाहिर करते हैं। जो इब्तिदा में सस्ता है लेकिन बाद में तेज़ी आ जाती है, लेकिन 100% क़र्ज़ इस नई इख्तिरा को नहीं अपनाते हैं, यानी इस नई इख्तिरा को हम नहीं अपनाते हैं, यानी 100% जो है सो क़र्ज़ के लिए। नेक्स्ट, दायरी अमल, साइक्लिकल प्रोसेस। साइक्लिकल प्रोसेस क्या है? दायरी अमल क्या है? शेम्पेटर के मुताबिक जब बैंक क़र्ज़ के ज़रिए मैशियत में सरमायाकारी की जाती है तो क़ुव्वत ख़रीद, आमदनी, अशिया व ख़िदमात की तलब में इजाफ़ा होता है।
अशिया की तलब रसद के मुकाबले में ज़्यादा रहने की वजह से कीमतों में इजाफा होता है। यानी रसद कम होती है, तलब ज़्यादा रहती है, इसलिए कीमतों में इजाफा होता है। और नफ़े में ज़्यादती होती है, नई नई अशिया की पैदावार की जाती है, जिसकी वजह से पुरानी अशिया की तलब घट जाती है, इसलिए इनकी कीमतों में कमी आ जाती है। चूँकि आजरीन को क़र्ज़ वापस करना होता है, जब वो सूद के साथ क़र्ज़ को वापस करते हैं तो मईशत में ज़र की रसद घट जाती है और वो अशिया की कीमतों में कमी आ जाती है। कीमतों में कमी के नतीजे में नफ़ा घट जाता है और इख्तिरा में कमी हो जाती है और मैशियत की पसमानदगी शुरू हो जाती है, यानी मैशियत पसमानदगी की तरफ बढ़ती है। तो इस तरह साइक्लिकल जो है प्रोसेस दायरी अमल मैशियत में तरक्की और पसमानदगी का सबब बनता है। शक्ल में OX महवर पर हम मुद्दत को बताए हैं और OY महवर पर आमदनी बताई गई है जो क़र्ज़ लेकर हासिल होती है। जब मैशियत में आजिर नई अशिया नया तरीक़े पैदावार ईजाद करता है तो इसके नफ़े में इजाफ़ा होता है और कई आजरीन इसकी तख्लीद करते हैं और नई अशिया की पैदावार में इजाफ़ा होता है और पुरानी अशिया की तलब घट जाती है। आजरीन बैंक का क़र्ज़ वापस करते हैं तो मैशियत में रसद ज़र की घट जाती है और आमदनी और क़ुव्वत ख़रीद में कमी हो जाती है। मैशियत साकित हालत को पहुंचती है, यानी मैशियत में जमूद तारी हो जाता है। इसके बाद भी नई अशिया नया तरीक़ा पैदावार की ईजाद की जाती है तो मैशियत खुशहाली के मरहले में दाखिल होती है, फिर इसके बाद साकित हालत को पहुंच जाती है। शक्ल में हम प्रॉस्परिटी खुशहाली को बताए, ये वेव्स मौजों की शक्ल में हम बताए हैं। पहले ऊपर का जो मरहला है प्रॉस्परिटी है जिसे खुशहाली कहा जाता है, जहाँ पर प्राइमरी वेव्स उसके नीचे होती है। डिप्रेशन, रिकेशन और सेकेंडरी वेव्स यानी सानवी मौजें लहरों की शक्ल में बहाव की शक्ल में ये आती हैं और इसके बाद यानी मैशियत नशेब और फराज से गुज़रती है, यानी उतार चढ़ाव से गुज़रती है। रिवाइवल तजदीद का मरहला भी आता है, फिर तवाज़ुन का रास्ता भी मैशियत में आ जाता है। तो इस तरह शक्ल में हम मुख्तलिफ स्टेजेस मराहिल को बताए हैं जिसको हम प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स के ज़रिए समझाए हैं। प्रॉस्पेरिटी यानी खुशहाली, कसाद बाज़ारी, सर्द बाज़ारी, तजदीद और तवाज़ुन के मरहलों को इस शक्ल में ज़ाहिर किया गया है, यानी मैशियत हमेशा एक ही यानी मुस्तहकम एक ही हालत में नहीं होती, बल्कि मैशियत में तरक्की के बाद ज़वाल और पसमानदगी ये आती रहती है। इसको हम साइक्लिकल बहाव कहते हैं, उतार चढ़ाव नशेब व फराज मैशियत में आते रहते हैं। तो ये शेम्पेटर का नज़रिए तरक्की था, इसका हम मुख्तसरन जायज़ा लिए। आइए देखते हैं सरमायादाराना निज़ाम का ख़ात्मा कैसे होता है शेम्पेटर के मुताबिक। शेम्पेटर के मुताबिक सरमायादाराना निज़ाम इस वक्त तक बरकरार रहता है जब आजरीन का बहाव नाइट्स और पॉइनियर्स की तरह होता है। सरमायादाराना निज़ाम के ख़ात्मे की कई एक वजूहात होती है। नंबर 1, आजिराना फ़राइज़ में तब्दीली। नंबर 2, बोर्जवा ख़ानदान का ख़ात्मा। ये बोर्जवा जो है सो ख़ानदान सरमायादाराना निज़ाम का एक अहम ख़ानदान है। और तीसरे, सरमायादाराना निज़ाम के इदारा जाती ढांचे का ख़ात्मा, यानी इसका इदारा जाती ढांचा खूब ख़त्म हो जाता है। इस तरह सरमायादाराना निज़ाम भी ख़त्म हो जाता है। इन सब नुकात के बावजूद शेम्पेटर के नज़रिए पर कई एक माहिरीन ने तनक़ीद भी की है। माहिरीन इसके नज़रिए को तनक़ीद का निशाना बनाते हैं। वो इस तरह से कि शेम्पेटर का जो नज़रिया है बहुत ही मशहूर है, अहम है, लेकिन इसके बावजूद कुछ खामियां इसमें पाई जाती है। आइए देखते हैं वो कौन सी खामियां हैं जो शेम्पेटर के नज़रिए में पाई जाती है। नंबर 1, शेम्पेटर के नज़रिए की बुनियाद आजिर है, लेकिन मौजूदा दौर में आजिर नहीं पाए जाते और जॉइंट स्टॉक कंपनी का तस्वुर है, यानी दौर जदीद में इसका नज़रिया काबिल अमल नहीं हो सकता। नंबर 2, शेम्पेटर के मुताबिक तिजारती चक्कर के नतीजे में मैशियत तरक्की करती है, लेकिन माशी तरक्की में सभी खुशहाली और कभी बहरान होना ज़रूरी होता है, यानी तमाम हालात खुशहाली के लिए नहीं होते, बहरान भी मैशियत में पाया जाता है। और नर्क्स का ख़्याल है कि माशी तरक्की मुसलसिल तब्दीलियों का नतीजा होती है। माशी तरक्की मुसलसिल तब्दीलियों का नतीजा होती है, ना कि बहरान वग़ैरह खुशहाली वग़ैरह।
का नतीजा होती है, बल्कि तब्दीली और मुसलसल जद्दोजहद का नतीजा होती है। नंबर 3, शम्पेटर के नज़रिए में इख्तिरा को ज़रूरी समझा गया है, यानी इख्तिरा ईजाद ज़रूरी है पैदावार में इजाफे के लिए, मैशियत की तरक्की के लिए, लेकिन हकीकत में इख्तिरा के अलावा माशी तरक्की माशी और समाजी अनासिर पर भी मुनहसिर होती है। नेक्स्ट, शम्पेटर के नज़रिए में बैंक क़र्ज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है, लेकिन तवील मुद्दत में बैंक क़र्ज़ के अलावा हिस्स और तमस्सुकात की ज़रूरत होती है ताकि फ़र्म के क़याम के लिए ज़्यादा सरमाए की ज़रूरत की तकमील हो सके। तो ये तरक्की के 2 अहम नज़रियात थे, एक कार्ल मार्क्स का नज़रिया, दूसरे शम्पेटर का नज़रिया। इन दोनों नज़रियात का हम मुख्तसरन जायज़ा लिए हैं। आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह नए टॉपिक के साथ हम आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।